सोचिए, एक ऐसा जंगल जो सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं बना, बल्कि वो सांस लेता है, महसूस करता है। आज के इस विश्लेषण में काला साया जीवित जंगल का सफर की इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरा जाएगा। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, इसमें पारिवारिक फर्ज है, डर है और एक ऐसी दुनिया है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए इस पूरी घटना के एक एक पहलू को बारीकी से डिकोड करते हैं। कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब एक रास्ता मुसाफिर की नीयत को सूंघने लगता है? जरा सोच कर देखिए। इस पूरी कहानी का आधार ही यही है। ये कोई आम जगह नहीं है जहां प्रकृति सिर्फ शांत खड़ी रहे। यहां प्रकृति उन लोगों का टेस्ट लेती है जो उसकी हदों में कदम रखते हैं। इंसान का एक छोटा सा विचार या उसकी नीयत उसके वजूद को खतरे में डाल सकती है। अध्याय 1, सफर की डरावनी शुरुआत। चलिए देखते हैं कि खौफ का ये पहला कदम कैसे उठता है, क्योंकि माहौल ही सारा डर पैदा करता है। शाम के ठीक 6:55। सूरज पूरी तरह ढल चुका है। बस मुख्य किरदार अद्वैत को एक ऐसी अनजान जगह उतारकर चली जाती है जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं है। सामने एक जंग लड़ा हुआ बोर्ड है, सांचपुर मार्ग, आधा मिटा हुआ। हवा में एक अजीब सा भारीपन और ठंडक है। ये सन्नाटा और ये अकेलापन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहीं से शुरू होती है डर की असली कहानी। अब मन में ये बात जरूर आती है कि कोई ऐसे खौफनाक माहौल में आगे क्यों ही जाएगा। इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, अगर आज नहीं पहुंचे तो फिर कभी नहीं। अद्वैत के नाना शंकरनाथ मिश्रा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टरों की ये सीधी चेतावनी एक ऐसी मजबूरी बन जाती है कि अद्वैत को हर खौफ को किनारे रखकर इस अनजान सफर पर निकलना ही पड़ता है। ये फर्ज और डर के बीच की एक बहुत ही गहरी कश्मकश है। अध्याय 2, जिंदा जंगल और रहस्यमयी रिक्शा। यहां से सफर में अलौकिक खतरे का ग्राफ अचानक से एकदम ऊपर चला जाता है। यहां एक खटारा रिक्शा मिलता है और उसका ड्राइवर जो चेतावनी देता है ना, वो सच में रूह कपा देने वाली है। अजीब नहीं बेटा, ये जंगल जिंदा है। अब इस बात में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू है वो ये कि जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक जिंदा सांस लेता हुआ दुश्मन बन चुका है। ये साफ हो जाता है कि अद्वैत अब किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह फंसा है जो उसे लगातार देख रही है। इस जिंदा जंगल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। लोक कथाओं में इसे एक ऐसा जंगल माना गया है जो सांस लेता है, सुनता है और इसमें आने वाले हर शख्स की बहुत गहराई से परीक्षा लेता है। रिक्शे के पहियों से आती वो चरचर की आवाज और हवा का अचानक से भारी हो जाना, ये सब इसी बात का सबूत है कि जंगल मुसाफिरों के डर और नीयत पर रिएक्ट कर रहा है। ये पूरा का पूरा तंत्र इसे एक ऐसी डरावनी पहेली बना देता है जिसे पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अध्याय 3, विशाल काली परछाई का खौफ। जैसे जैसे रिक्शा जंगल के और गहरे हिस्सों में पहुंचता है, खौफ अपने चरम पर आ जाता है। ये कोई मामूली परछाई नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 12 फीट ऊंची एक काली आकृति। इसके पैर जमीन को छूते ही नहीं हैं और सिर पेड़ों की ऊंचाई से भी ऊपर जा रहा है। इसका काम है रात में अकेले सफर करने वालों का रास्ता रोकना। जब ये साया सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसपास की सारी ऑक्सीजन ही खींच ली हो। ये विवरण इतना भयानक है कि किसी की भी हिम्मत पूरी तरह से टूट सकती है। इस जानलेवा स्थिति से निकलने के लिए रिक्शे वाला कुछ बहुत ही कड़े और डरावने नियम अपनाता है। पहला नियम, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। दूसरा, रिक्शा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। और तीसरा, जो असल में सबसे ज्यादा हिम्मत का काम है, सीधे उस विशाल परछाई के आर पार निकल जाना। ये नियम साफ बताते हैं कि ऐसे खतरों से लड़ने के लिए जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा एक अटूट मानसिक साहस की जरूरत होती है। रिक्शा चालक के वहां से चले जाने के बाद अद्वैत उस घने सन्नाटे में बिल्कुल अकेला छूट जाता है और यहीं से शुरू होता है असली मनोवैज्ञानिक खौफ। पीछे से एक फुसफुसाहट आती है, लौट जाओ, गलत रास्ता चुन लिया। ये अदृश्य आवाजें सीधा दिमाग पर वार करती हैं। ये डर को उस लेवल पर ले जाती हैं जहां इंसान अपना दिमागी संतुलन तक खो सकता है। असल में ये जंगल का अपना तरीका है कमजोर इरादों वालों को पूरी तरह से तोड़ देने का। अध्याय 4, लालटेन वाले बुजुर्ग की वापसी। अब जब खौफ और निराशा अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं, तब जाकर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। यहां इन दोनों शक्तियों के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो 12 फीट की काली परछाई है जिसका काम सिर्फ दहशत फैलाना, हवा को सोखना और डर के जरिए इम्तिहान लेना है, और दूसरी तरफ हैं ये लालटेन वाले बुजुर्ग
जो एक गजब की शांति देते हैं, इंसान की आत्मा को पढ़ लेते हैं और सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाते हैं जिनका दिल एकदम साफ होता है। यह तुलना लोक कथाओं के उस दोहरे रूप को दिखाती है जहां प्रकृति में बेइंतहा खतरा और अप्रत्याशित मोक्ष दोनों एक साथ बसते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मदद के भी कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं। बुजुर्ग अद्वैत को 3 बातें समझाते हैं। पहला, सिर हमेशा झुकाकर चलना। दूसरा, दिल में सिर्फ अपना फर्ज रखना, कोई लालच नहीं। और तीसरा, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि इस जंगल से जिंदा बाहर आना किसी शारीरिक ताकत का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से इंसान की नैतिक दृढ़ता और उसकी नीयत की सच्चाई पर टिका है। साफ नीयत ही यहाँ इकलौता कवच है। जैसे ही अद्वैत जंगल की सीमा को पार करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचता है, वो बुजुर्ग बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो लालटेन वाला बुजुर्ग था कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना के रोमांच को एक बहुत ही गहरे और जज्बाती रहस्य से जोड़ देता है, और इसका जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। अध्याय 5, सांझपुर और कर्मों का फल। अद्वैत आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, जहां एक ऐसा सच उसका इंतजार कर रहा है जो सब कुछ बदल देगा। अंक 5। ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट है। गांव वालों से बात करने पर पता चलता है कि जिस लालटीन वाले बुजुर्ग ने अद्वैत की जान बचाई, उनका नाम हरिभाव था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, हरिभाव की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अद्वैत को उस खौफनाक जंगल में किसी और ने नहीं, बल्कि एक मृत व्यक्ति की आत्मा ने रास्ता दिखाया था। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पीढ़ियों का कर्म कैसे काम कर रहा है। सबसे अहम पॉइंट यह है कि नाना शंकर नाथ ने कभी हरिभाव पर एक बहुत बड़ा उपकार किया था। इससे एक गहरा कर्म ऋण बन गया, और जब उनका पोता अद्वैत अपनी एकदम साफ नियत और फर्ज निभाने की भावना के साथ उस भयानक जंगल में फंसा, तो वही पुराना उपकार उसके लिए एक ढाल बन गया। हरिभाव की आत्मा ने अपना वो पुराना कर्ज चुकाने के लिए ही अद्वैत को उस जानलेवा काली परछाई से बचाया था। इस पूरे विश्लेषण के बाद यह एक आखिरी सवाल विचारों को सच में झंझोड़ कर रख देता है। क्या जिंदगी भर किए गए अच्छे कर्म मौत के बाद भी गूंजते हैं? क्या इंसान की नेकी सच में सबसे गहरे अंधेरे और खौफनाक सायों के खिलाफ उसका सबसे बड़ा रक्षक बन सकती है? काला साया की यह घटना सिर्फ डर का एहसास नहीं कराती, बल्कि ये यकीन दिलाती है कि सच्चाई और अच्छे कर्मों की ताकत दुनिया की किसी भी बुरी से बुरी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के कर्म ही असल में उसका सबसे बड़ा साया होते हैं।